जस्ट इमेजिन, ये है साल 2007 और आप टीवी पर ये देख रहे हो। डिटेक्टिव कॉनन की कहानी शिनिची कुडो नाम के एक यंग डिटेक्टिव के आसपास घूमती है। इसके पहले एपिसोड में ही हमें दिखाया जाता है कि कुछ क्रिमिनल्स ने मिलकर शिनिची कुडो को पॉइजनस केमिकल पिला दिया था ताकि वो हमेशा के लिए स्वाहा हो जाए। पर स्वाहा होने की जगह शिनिची कुडो शरीर से एक छोटा बच्चा बन गया, बट ब्रेन से वो अभी भी वही यंग डिटेक्टिव ही था। इस इंसिडेंट के बाद वो सीधे अपने पड़ोसी और साथ ही फैमिली फ्रेंड प्रोफेसर अगासा के पास चला गया और पूरी कहानी बता दी, जिसके रिस्पॉन्स में प्रोफेसर अगासा ने शिनिची को अपनी इस आइडेंटिटी को छुपा कर रखने को कहा ताकि वो क्रिमिनल्स दोबारा उसे मारने की कोशिश ना करे। एंड इसीलिए हमारे शिनिची ने अपना एक नया नाम रख लिया, कॉनन एडोगावा, और रहने चला गया अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड रैन मोरी के घर। रैन के पापा कोगोरो एक डिटेक्टिव होते हैं, इसीलिए उनके घर में रहते हुए शिनिची रैन के पापा के डिटेक्टिव एजेंसी का यूज करता है उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिन्होंने उसे छोटा बच्चा बना दिया था, जिस प्रोसेस के दौरान वो खूब सारे केसेस को सॉल्व करता है। चलो अब जानते हैं इस अमेजिंग शो के पीछे के क्रिएशन स्टोरी को कि आखिर इसे किसने और कब बनाया। ये नजारा है जापान के तोतोरी प्रीफेक्चर का। साल 1963 में इसी प्रीफेक्चर के होकुआई टाउन में जन्म हुआ डिटेक्टिव कॉनन के पीछे के मास्टरमाइंड गोशो आओयामा का। बचपन में गोशो आओयामा को आर्टिस्टिक लर्निंग्स में बहुत रुचि थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके अंदर पिक्चर्स एंड मांगा ड्राइंग करने का शौक डेवलप हो गया। उन्होंने अपने शौक को इतना बढ़ा लिया कि उनके पेरेंट्स उन्हें डांटते रहते थे कि ये सब क्या कर रहे हो बेटा। अपने चाइल्डहुड में गोशो सॉकर एंड बेसबॉल के भी बहुत बड़े दीवाने थे। यूराइकुई हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद गोशो ने टोक्यो के निहोन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन ले लिया, ये सोचते हुए कि एक दिन वो आर्ट टीचर बनेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी के 4th ईयर में आकर उन्होंने अपना मन चेंज करके एक मांगा आर्टिस्ट बनने का बना लिया, वो भी जब युताका आबे नाम के मांगा आर्टिस्ट जो कि उन्हीं के यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड थे ने उनसे पूछा कि क्या वो अपना कोई वर्क मैगजीन में पब्लिश कराना चाहेंगे। जिसके बाद गोशो ने अपना एक वर्क शोनेन मैगजीन को भेजा, जिसको लकीली एक ऑनरेबल मेंशन भी मिला। जिसके बाद गोशो ने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं ना ग्रेजुएशन के बाद मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, परंतु उनके माता पिता इस डिसीजन के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि मांगा आर्टिस्ट तो एक अनस्टेबल जॉब है, आर्ट टीचर के तो बिल्कुल उल्टा, तो बेटा तुम आर्ट टीचर ही बनो। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करते समय गोशो फैमिली से अलग होकर ही रहते थे एंड उन दिनों महाजोंग नाम का एक गेम उन्होंने खूब खेला। ठीक वैसे ही जैसे मुझे 9th क्लास में चेस गेम का चस्का चढ़ा हुआ था। लंच हो खाली पीरियड हो हम लोग चेस ही खेलते रहते थे एंड वही सेम केस इनके साथ भी था। खैर इससे पहले कि गोशो एक मांगा आर्टिस्ट के रूप में कोई परमानेंट जॉब की तलाश करते, उन्होंने कुछ पार्ट टाइम जॉब्स की, जिनमें से एक काम था पोनिकिकी के लिए ड्राइंग बैकग्राउंड्स को ड्रॉ करना। गोशो शुरू में बहुत गरीब थे, इतने कि लगातार 5 दिनों तक बिना मीट के उन्हें करी खाना पड़ता था। हाँ, कभी कभी उनके परिवार वाले उन्हें चावल जरूर भेज दिया करते थे। एंड लेटर ऑन जब गोशो ने बाद में उस मैगजीन में जॉब करने के बारे में सोचा जहाँ उन्हें ऑनरेबल मेंशन मिला था, तब वहाँ के एडिटर ने उन्हें प्यार से एक एडवाइस दी कि मुझे पर्सनली आपका आर्ट पसंद है, लेकिन आपको शायद जल्दी अपना स्टाइल बदलने के लिए कहा जाएगा, इसीलिए ये आपके लिए बेहतर होगा यदि आप कहीं और चले जाएं। एंड आखिरकार साल 1987 में गोशो ने शोगाकुकन के शोनेन संडे मैगजीन में काम करना शुरू किया, जहां उन्हें वेट अ मिनट के लिए न्यू कमर अवार्ड भी मिला। वेट अ मिनट एक वन शॉट मांगा है जिसमें एक हाई स्कूल जीनियस लड़के की कहानी दिखाई गई है जो एक टाइम मशीन बनाता है ताकि वो टाइम में 2 साल के लिए पीछे जाके अपनी गर्लफ्रेंड के एज का हो सके। एंड यही थी गोशो की मांगा आर्टिस्ट के रूप में एक शुरुआत।
और साल 1987 में ही गोशो ने मैजिक काइटो नाम का एक मांगा सीरीज निकाल डाला, जो कि काइतो किड यानी एक मिस्टीरियस और बहुत ही कूल चोर की कहानी है। ये मांगा तो आज भी हद से ज्यादा पॉपुलर है। अगले 5 साल यानी 1988 से 1993 तक वो अपने तीसरे मांगा सीरीज याइबा को शोनेन संडे में पब्लिश करते रहे। एंड इफ यू डोंट नो, याइबा मांगा याइबा कुरोगाने नाम के एक यंग सामुराई के एडवेंचर्स को दिखाती है। ये मांगा सीरीज भी इतनी मस्त हिट हुई कि 1993 से 1994 के दौरान इसको 52 एपिसोड के एनिमे सीरीज के रूप में टीवी पर रिलीज किया गया। एंड फाइनली आ गया 1994, यानी वो साल जब हम सबका प्यारा डिटेक्टिव कॉनन एग्जिस्टेंस में आया। गोशो 31 साल के हो चुके थे एंड अभी जस्ट उन्होंने याइबा सीरीज को खत्म किया था। तभी उन्हें एडिटर साहब ने कहा, ब्रो तुम ना एक चटपटा मसालेदार मिस्ट्री मांगा निकालो जो किनदाइची के पॉपुलैरिटी को मैच कर दे। एंड हमारे गोशो ने बना डाला डिटेक्टिव कॉनन। डिटेक्टिव कॉनन के बारे में और कुछ जानने से पहले ये जान लो कि किनदाइची एक मांगा है जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट की कहानी है जिसमें वो क्राइम केसेस सॉल्व करता है। मजे की बात, ये सीरीज साल 1992 में आ गई थी। एंड उससे भी ज्यादा मजे की बात, इसे कोडांशा नाम की एक मैगजीन कंपनी पब्लिश किया करती थी और अपने गोशो शोगाकुकन नाम के मैगजीन कंपनी में थे। विच मीन्स ये दोनों कंपनीज कंपटीशन खेल रही थी, जिसके चक्कर में डिटेक्टिव कॉनन का जन्म हो गया। वैसे अब मैं ये सोच रहा हूँ कि डिटेक्टिव कॉनन के मम्मी पापा इन कंपनीज को माने या गोशो आओयामा को। एक फन फैक्ट सुनो, डिटेक्टिव कॉनन का नाम सर आर्थर कॉनन डॉयल के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने साल 1887 में शेरलॉक होम्स नाम के एक कैरेक्टर को बनाया था। और क्राइम फिक्शन एंड मिस्ट्री की दुनिया में शेरलॉक होम्स की कहानियां कितनी महत्व रखती हैं वो आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताने की जरूरत है। तो चलो अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, गोशो ने 2 हफ्ते के अंदर ही डिटेक्टिव कॉनन के कैरेक्टर्स एंड प्लॉट को रेडी कर लिया था। बट गोशो के एडिटर इन चीफ इस बात से चिंतित हो गए कि कॉनन का नाम फ्यूचर बॉय कॉनन के बहुत क्लोज है और उन्होंने गोशो से कॉनन का नाम बदल कर डॉयल रखने का रिक्वेस्ट किया। पर गोशो जी बोले, छोड़ो ना सर, कॉनन ही रहने देते हैं ना, वैसे भी ये सीरीज 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। और इधर देखो भैया, 300 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं और डिटेक्टिव कॉनन चलता ही जा रहा है। मोए डिटेक्टिव कॉनन दी मांगा। ब्रो, कॉमिक्स को जापान में मांगा कहते हैं एंड इन मांगा को पब्लिश करने के लिए जापान में ढेर सारी मैगजीन कंपनीज एग्जिस्ट करती है। उन्हीं में से एक कंपनी है शोगाकुकन, जो कि जापानीज डिक्शनरीज, लिटरेचर, मांगा, नॉन फिक्शन, डीवीडीज एंड और भी दूसरे मीडियाज को जापान में पब्लिश करती है। साल 1922 में शोगाकुकन कंपनी बनी, जिसने साल 1925 में शुएशा कंपनी को बनाया और साल 1973 में शुएशा ने भी हाकू सेंशा नाम की कंपनी को बनाया। विच मीन्स ये तीनों कंपनीज बाप बेटे हैं, इसीलिए तीनों को साथ में हितोत्सुबाशी ग्रुप कहा जाता है, जो कि जापान की वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशिंग ग्रुप है। तो जापान में 16 जनवरी 1994 से डिटेक्टिव कॉनन शोगाकुकन के वीकली शोनेन संडे में सीरियलाइज होना शुरू हो गया और इस मांगा को दूसरे कंट्रीज में भी अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके अलग अलग पब्लिशिंग कंपनीज द्वारा पब्लिश किया गया, जिसकी पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो। अच्छा हाँ, ये देखो, कनाडा और यूके में इसे इंग्लिश में विज मीडिया द्वारा पब्लिश किया गया है। और आपको पता है विज मीडिया का मालिक कौन है? वो और कोई नहीं बल्कि शोगाकुकन एंड शुएशा ही हैं। मतलब जितनी भी मांगा ये दोनों कंपनीज जापान में पब्लिश करते हैं ना, उन सभी का इंग्लिश वर्जन पब्लिश करने का काम विज मीडिया ही करता है। तो था ना अमेजिंग फैक्ट। चलो अब वो लाइक का बटन दबा दो जल्दी से। डिटेक्टिव कॉनन को जब विज मीडिया ने इंग्लिश वर्जन में पब्लिश किया, तब उन्होंने कुछ लीगल इश्यूज के कारण इसका नाम बदल दिया और केस क्लोज्ड रख दिया। एंड साथ ही उन्हें कुछ कैरेक्टर्स के नाम भी चेंज करने पड़े, जैसे शिनिची कूडो का नाम जिम्मी कूडो रखा गया, रैन मॉरी को रकेल मूरी एंड रैन के पापा कोगोरो को रिचार्ड नाम दिया गया। गोशो खुद कहते हैं कि उन्होंने डिटेक्टिव कॉनन की एंडिंग ऑलरेडी बहुत पहले ही सोच कर रखी है, बट वो अभी इसको एंड नहीं करना चाहते। ठीक वैसे ही जैसे ओडा ने वन पीस की एंडिंग बहुत पहले से सोच रखी है, पर अभी उन्हें ये सीरीज एंड नहीं करनी है। मतलब कि हर ओटाकू का एक सपना डिटेक्टिव कॉनन एंड वन पीस का एंडिंग है देखना। एंड एक और अमेजिंग फैक्ट ये कि 18 अक्टूबर 2021 को डिटेक्टिव कॉनन की मांगा सीरीज ने 100 वॉल्यूम्स क्रॉस कर लिए। और रियल फैक्ट ये कि वन पीस ने भी इससे जस्ट 1 महीने पहले ही सेम अचीवमेंट हासिल की थी। एंड ओडा जी ने गोशो जी को
इस अचीवमेंट के लिए कांग्रेचुलेशंस भी कहा। देखो ये है डिटेक्टिव कॉनन का जापानीज वर्जन का चैप्टर 1 का कवर, एंड ये लो बाकी के देशों का भी कवर देख ही लो। ये है चाइना का, देन ये फिनलैंड का, फ्रांस का, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, इटली, कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, फिलीपींस, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ये है वियतनाम का। वैसे डिटेक्टिव कॉनन के मांगा सीरीज के आने के 2 साल बाद यानी साल 1996 में ही इसे एनीमे में तब्दील कर दिया गया था। तो चलो ना जानते हैं कि इसका एनीमे किसने और कब बनाया। डिटेक्टिव कॉनन दी एनीमे 8 जनवरी 1996 को शाम 7:30 बजे फर्स्ट टाइम डिटेक्टिव कॉनन के एनिमे सीरीज को YTV नाम के एक जापानीज टीवी चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया गया और तब से लेकर आज तक इसके 1100 प्लस एपिसोड्स बन चुके हैं। इसके एनिमे सीरीज को एनिमेट कराने का काम किया TMS एंटरटेनमेंट ने, पर प्रोड्यूस करवाया योमीउरी टीवी यानी YTV ने। सीधे बोले तो इस एनिमे को एनिमेट करवाने का सारा खर्चा YTV ने ही उठाया है। एंड बात करें TMS एंटरटेनमेंट की, तो आपको तो पता ही होगा कि इन्होंने बहुत से पॉपुलर एनिमे फ्रेंचाइज जैसे कि लूपॉन द थर्ड, द गस्टी फ्रॉग, एनपेन मैन, सोनिक एक्स, ओबाके नो क्यूतारो, बकुगन बैटल, फ्रूट्स बास्केट्स और डॉक्टर स्टोन को एनिमेट करने का काम किया है। एक फन फैक्ट सुनो, एपिसोड काउंट के हिसाब से आज डिटेक्टिव कॉनन 15th लॉन्गेस्ट एनिमे सीरीज बन चुका है। और एक क्विक फैक्ट, इस लिस्ट में वन पीस 16th पोजीशन पर है एंड नंबर 1 पर है नन्हे मुन्ने बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट साज़ाई-सान। जहां तक मुझे पता चला है डिटेक्टिव कॉनन का आज री एनिमेटेड वर्जन ही हर जगह दिखाया जाता है। आप खुद भी ओल्ड एंड न्यू एनिमेशन में डिफरेंस देख सकते हो। कई सारे पॉपुलर एनिमे में आप डिटेक्टिव कॉनन के रेफरेंसेस देख सकते हो, जैसे शिनचैन, इन्यूशा, बाका मोनोगटारी, गिनतामा, बाका एंड टेस्ट एटसेट्रा। यहाँ तक कि गोशो की खुद के क्रिएशन मैजिक काइतो में भी डिटेक्टिव कॉनन का एक क्रॉसओवर हो चुका है। प्लस लूपॉन द थर्ड के साथ तो डिटेक्टिव कॉनन की पूरी मूवी बन चुकी है। एंड यहाँ एक फन फैक्ट सुनो, साल 1905 में मॉरिस लेब्लांक नाम के एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट ने आर्सीन लूपॉन नाम का एक कैरेक्टर को बनाया था एंड लूपॉन कैरेक्टर पर बेस्ड 17 नॉवेल्स एंड 39 नॉवलास बन चुके हैं। नॉवलास नॉवल से थोड़ी छोटी और शॉर्ट स्टोरी से थोड़ी बड़ी कहानियां होती हैं। और आपको पता है लूपॉन पर तो पूरी एनिमे सीरीज भी निकल चुकी है जिसका नाम लूपॉन द थर्ड है, जो कि डिटेक्टिव एंड मिस्ट्री जॉनरा लवर्स के लिए पूरा खजाना है। सो यू डेफिनेटली शुड वॉच इट। साल 1887 में बने एक कैरेक्टर शेरलॉक होम्स के क्रिएटर का जो स्थान अमेरिका में है, वही स्थान आर्सीन लूपॉन के क्रिएटर का फ्रांस में है। घुमा फिरा के ये कि डिटेक्टिव कॉनन के क्रिएटर ने शेरलॉक होम्स के साथ साथ लूपॉन से भी काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली थी अपनी स्टोरीज को बनाने के लिए। और एक मजेदार फैक्ट, डिटेक्टिव कॉनन के एनिमे सीरीज का पहला एपिसोड जो कंप्यूटर पर बनाया गया था वो था एपिसोड नंबर 96 एंड उसके बाद तो सारे एपिसोड्स डिजिटली ही बने, बट एपिसोड 97 एंड एपिसोड 283 को ट्रेडिशनल एनिमेशन टेक्निक से ही बनाया गया। मुझसे मत पूछना कि क्यों। एंड अब आ जाओ डिटेक्टिव कॉनन द मूवीज पर। एक मजे की बात, स्टार्टिंग में डिटेक्टिव कॉनन की सिर्फ एक ही मूवी बनाई जाने वाली थी, बट जब इसकी पहली मूवी रिलीज हुई तब इस मूवी के प्रोडक्शन टीम को मानो जैसे पैसे छापने की मशीन मिल गई हो। यस, इस मूवी ने भर भर के पैसा कमाया, जिसके रिजल्ट में हम फैंस को भर भर के डिटेक्टिव कॉनन की मूवीज मिली। अभी यानी फरवरी 2024 तक डिटेक्टिव कॉनन की पूरी 26 फीचर फिल्म्स आ चुकी हैं और 27th फिल्म इसी साल अर्थात अप्रैल 2024 में आने वाली है, जिसका नाम है डिटेक्टिव कॉनन द $1 मिलियन साइन पोस्ट। एंड यहाँ एक फन फैक्ट सुनो, डिटेक्टिव कॉनन की फर्स्ट मूवी द टाइम बॉम्ब्ड स्काईस्क्रैपर 19 अप्रैल 1997 में रिलीज हुई थी एंड तब से लेकर आज तक इसकी सारी मूवीज अप्रैल के महीने में ही रिलीज की जाती हैं विद अ गैप ऑफ 1 ईयर। डिटेक्टिव कॉनन द लाइव एक्शन ड्रामा। अक्टूबर 2006 में डिटेक्टिव कॉनन शिनिची कुडोस रिटर्न चैलेंज टाइटल के साथ एक लाइव एक्शन मूवी को जापानीज टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया। इस मूवी में शिनिची कुडो एक क्रूज शिप में किडनैपिंग केस को सॉल्व करता है। सेकेंड लाइव एक्शन मूवी शिनिची कुडो रिटर्न्स शोडाउन विद द ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से दिसंबर 2007 में आई और उसके सीधे 4 साल बाद अप्रैल 2011 में एक तीसरी लाइव एक्शन मूवी आई जिसका नाम था शिनिची कुडोस रिटर्न चैलेंज द मिस्ट्री ऑफ लेजेंडरी स्ट्रेंज बर्ड। और ठीक 1 साल बाद अप्रैल 2012 में शिनिची कुडो एंड द क्योटो शिनसेन गुमी मर्डर केस नाम से 4th लाइव एक्शन मूवी आई
जिसमें शिनिची एक प्लेन में हुए मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करता है। और एक मजेदार फैक्ट, ये जो तीसरा लाइव एक्शन मूवी था ना, उसी के एक्टर्स को लेके डिटेक्टिव कॉनन की एक लाइव एक्शन सीरीज भी बनाई गई जिसका नाम रखा गया शिनिची कुडोस रिटर्न चैलेंज। ओरिजिनली इसे 7 जुलाई 2011 से 29 सितंबर 2011 तक वीकली बेसिस पर टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया, विच मीन्स इसमें टोटल 13 एपिसोड्स हैं जो कि आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। डिटेक्टिव कॉनन फ्रॉम जापान टू इंडिया। साल 2004 में एनिमैक्स नाम का चैनल इंडियन टीवीज पर स्टार्ट किया गया, जो कि अब तक का फर्स्ट एंड लास्ट चैनल था जो जापानीज एनिमे को इंडिया में साइमल कास्ट करता था। साल 2005 में ही एनिमैक्स ने डिटेक्टिव कॉनन को इंडिया में ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया था विद इंग्लिश डबिंग, और शायद एनिमैक्स ने इसकी हिंदी डबिंग की थी, जिसके लिए मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। यदि आपने देखा है तो बता के जाना। वैसे आपको पता है एनिमैक्स ने जो डिटेक्टिव कॉनन ब्रॉडकास्ट किया था वो ओरिजिनल जापानीज रिलीज ऑर्डर के साथ ही एयर किया जाता था। 2006 के बाद एनिमैक्स ने इस शो को एयर करना बंद कर दिया और आगे चलकर एनिमैक्स ने खुद को ही बंद कर लिया। यप, एनिमैक्स इंडिया चैनल वाज क्लोज्ड इन ईयर 2017 परमानेंटली। चलो वापस आ जाओ साल 2007 में, क्योंकि इसी साल हंगामा टीवी ने भी डिटेक्टिव कॉनन के राइट्स एक्वायर करके इसका हिंदी डबिंग भी कराया और फिर अपने चैनल पर मितांते कॉनन के नाम से इसे एयर किया। एंड ऑफ कोर्स ये बन गया डिटेक्टिव कॉनन का फर्स्ट ऑफिशियल हिंदी डब। परंतु एक समस्या थी, हंगामा ने कई सारे एपिसोड्स को स्किप एंड रीअरेंज कर दिया, जिससे इस सीरीज का रिलीज ऑर्डर जापान से अलग कुछ और ही हो गया। खून खराबा को देखकर तो यही लगता है कि ये स्टेप उन्होंने पक्का सेंसरशिप के वजह से ही उठाया होगा। एंड 2012 तक उन्होंने ऐसे ही इस सीरीज को चलाया, जिसके बाद डिटेक्टिव कॉनन इंडियन किड्स चैनल से पूरी तरह गायब हो गया। और साल 2020 में नेटफ्लिक्स जी ने डिटेक्टिव कॉनन के राइट्स एक्वायर किए और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डबिंग में भी उन्होंने इसे अपने प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। और मजे की बात ये कि नेटफ्लिक्स फॉलोज द ओरिजिनल जापानीज रिलीज ऑर्डर, providing Indian viewers with access to the latest episodes alongside their global counterparts. But still, Netflix पर सिर्फ पुराने फैंस ही इस सीरीज को देख रहे थे और तभी हुआ एक चमत्कार। 15 मई 2023 से एक इंडियन टीवी चैनल ETV बाल भारत ने डिटेक्टिव कॉनन को एक नई हिंदी डबिंग के साथ ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया, जिससे आज के जेनजीज भी इस मसालेदार सीरीज से रूबरू हो गए, जिसके फलस्वरूप एक बार फिर हमारे कॉनन ने ढेर सारे इंडियन फैंस को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। परंतु हंगामा टीवी से भी एक कदम आगे ETV बाल भारत ने तो पूरा भसड़ी मचा दिया। उन्होंने हद से ज्यादा एपिसोड्स को स्किप कर दिया। जरा रिलीज ऑर्डर तो देखो, 15 मई यानी फर्स्ट डे ही इन्होंने 5 एपिसोड रिलीज कर दिए। एपिसोड 1, 2 एंड 3 स्किप करके 4 और उसके बाद सीधे 11 एंड 12। और सेकंड डे यानी 16 मई को जो 5 एपिसोड आए उसका ऑर्डर था एपिसोड 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को छोड़कर सीधे 13, फिर एपिसोड 22, 23 और क्रिश से भी लंबी छलांग मारते हुए सीधे सीजन 2 का एपिसोड नंबर 43 इन्होंने अपने चैनल पर एयर कर दिया। अरे भैया, इतना खतरनाक रीअरेंज भी नहीं करना था ETV बाल भारत जी। खैर कोई नहीं, मैं तो कहता हूँ जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो भाई, क्या पता ये भी ना मिले। एट द एंड डिटेक्टिव कॉनन के मूवीज भी तो इन्होंने डब किए हैं और वो अभी भी कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में एक बहुत अच्छी बात है। बस वही है, चाहे हंगामा टीवी की डबिंग हो या ETV बाल भारत की, इस एनिमे सीरीज की इनकंसिस्टेंट डबिंग एंड रिलीजिंग ऑर्डर से इंडियन फैंस के व्यूइंग एक्सपीरियंस पर काफी इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। वैसे कभी मौका मिले तो आप डिटेक्टिव कॉनन टाउन AKA होकुआई टाउन जरूर विजिट करना, जो कि जापान के तोतोरी प्रीफेक्चर के तोहाकू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। राइट, बेसिकली डिटेक्टिव कॉनन की पॉपुलैरिटी के बाद गोशो जी के बर्थ प्लेस को ही डिटेक्टिव कॉनन टाउन में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, जो कि घूमने के लिए एक मस्त जगह है इफ यू आर अ डिटेक्टिव कॉनन फैन। डिटेक्टिव कॉनन द लर्निंग्स। आज डिटेक्टिव कॉनन को आए हुए 30 साल हो चुके हैं एंड इस वीडियो को बनाते वक्त इसके 1112 एपिसोड्स आ चुके हैं एंड न्यू एपिसोड्स हर वीक बन रहे हैं। और इस जर्नी में हमने कई सारी चीजें सीखी, लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, और सबसे ऑब्वियस लर्निंग है ऑब्जर्वेशन। हाँ, पूरी सीरीज कीन ऑब्जर्वेशन के इम्पोर्टेंस
इम्पोर्टेंस पर जोर देती है, लाइक पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स एंड ड्राइंग लॉजिकल कंक्लूजन्स, जो कि व्यूअर्स को एनकरेज करती है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने में। एक और मेन लर्निंग है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान ही असली ताकत है। आप कितना पढ़ते हो, कितना जानते हो, उसी से मुश्किल हालातों को पार कर पाते हो। कॉनन को देखो, उसके पास साइंस से लेकर हिस्ट्री तक की एक वास्ट नॉलेज है जो चैलेंजिंग सिचुएशंस में हमेशा उसके काम आती है। तो ब्रो हिम्मत करो और नई नई चीजें सीखो, साइंस हो, हिस्ट्री हो या कोई और सब्जेक्ट, जो भी आपके इंटरेस्ट को जगाए उसमें डुबकी लगाओ, क्योंकि ज्ञान ही आपको दुनिया को समझने और हर चुनौती का सामना करने की ताकत देगा। और हाँ, यदि आप एक जवान खून हो तो जाते जाते एक सीख गोशो जी के रियल लाइफ से भी लेते जाओ। ये है मिनामी ताकायामा, एक जापानी सिंगर एंड वॉइस आर्टिस्ट। इन्होंने ऑलमोस्ट हर पॉपुलर एनिमे में अपनी आवाज दी है। फॉर एग्जाम्पल रानमा हाफ, डिटेक्टिव कॉनन, पॉकीमोन, वन पीस, घोस्ट इन द शेल, एस्ट्रो बॉय, मोबाइल सूट गुंडम, फुल मेटल अल्केमिस्ट, डिजिमोन, मैजिक काइतो, वन पंच मैन, इरेज्ड, किक्कीज डिलीवरी सर्विस, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड साल 1988 में जब गोशो आओयामा ने अपनी याइबा सीरीज को बनाया, तब उन्होंने इसके मेन कैरेक्टर की डबिंग के लिए मिनामी ताकायामा को ही चुना, जिस बहाने उन दोनों का एक दूसरे के साथ फर्स्ट इंट्रो हुआ। और हमारे गोशो जी ने जब 1994 में डिटेक्टिव कॉनन बनाया, तब कॉनन की डबिंग के रोल के लिए भी इन्होंने मिनामी ताकायामा को ही चुना। एंड उसके बाद तो ये दोनों कई इवेंट्स एंड पार्टीज में मिलने लगे, जिससे गोशो जी के दिल में धीरे धीरे प्रेम की गंगा बहने लगी, जिसकी उद्गम थी मिस ताकायामा। अल्टीमेटली गोशो जी ने मिस ताकायामा को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी और साल 2004 में दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। एक साल बाद मार्च 2005 में मिस ताकायामा ने रिवर्स प्रपोज किया गोशो जी को, जिसके बाद इसी साल 5 मई को यानी गोशो जी के बर्थडे के दिन दोनों ने ऑफिशियली शादी कर ली। प्रिटी नाइस लव स्टोरी, नहीं? वेल सच कहूँ तो नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 साल बाद ही यानी 10 दिसंबर 2007 को दोनों का डाइवोर्स हो गया, जिसका रीजन उन्होंने पब्लिकली कभी किसी को नहीं बताया। पर इस स्टोरी से हमें इतना जरूर पता चलता है कि जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हो तो पर्सनल लाइफ में भी उतने ही सक्सेस होगे। कुछ लोग सिर्फ कुछ खास कामों के लिए बने होते हैं, एंड एक फेल्ड रिलेशनशिप से आप उसका पूरा कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर सकते। इसको और लंबा ना खींचते हुए सीधे बोले तो अ फेलियर इन रिलेशनशिप डज नॉट मीन द पर्सन इज अ बैड ह्यूमन, इट्स जस्ट यू लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स एंड फॉरगेट द पास्ट। एट द एंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार सिर्फ एक शेयर मांग रहा हूँ आपसे, अपने दोस्त के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ना। लाइक कमेंट करो ना करो, बस इसको शेयर जरूर करना ताकि हमें रीच मिल सके एंड मैं और भी ऐसे ही वीडियोस बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि आपके बचपन के दिल को जिंदा कर देगा।